So next question 19th, show that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points. Here greatest integer function denotes the greatest integer less than or equal to x. मतलब हमें इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये डिसकंटिन्यूस है एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे को कंटिन्यूटी में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था और इसकी हमने एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 15, जिसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी को सभी रियल नंबर्स पर चेक किया था। अब इन सभी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फिर से एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। अब देखो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इसको मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो मैं लिखूँ 2.6। अब देखो 2.6 जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा। मान लो 2.6 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो 2.6 कोई इंटीजर है नहीं, तो इसका आंसर कैसे आएगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। इसका आंसर कैसे आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.6। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.6। 2.6 से सभी छोटे इंटीजर लिख लो लेस देन 2.6। तो कौन कौन सी इंटीजर है? 2, 1, 0, -1। और इन सब में से बड़ा कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। जिसका आंसर कितना आएगा? 2। सिमिलरली 2.9, अगर वो 2.9 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। इसका आंसर भी कितना आएगा? 2। तो अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, जो भी ऐसी वैल्यू होती है जैसे 2.9, 2.8, 2.7, 3.7, उन सभी का आंसर क्या आएगा? जैसे 3.7 की बात करते हैं, 3.7 यहाँ पर होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका बोलूँ कितना आएगा? 3। इससे पिछला इंटीजर सबसे बड़ा, इससे पिछला इंटीजर सबसे बड़ा 3 ही है, 2 नहीं हो सकता, 3 ही है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर एग्जैक्टली 3 पूछ लें, अब 3 क्या है? एक खुद इंटीजर है और ये इक्वल भी हो सकता है, तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा। अब जब भी कोई यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा जो इंटीजर नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसके पिछला इंटीजर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन। अब देखो हमें इंटेग्रल पॉइंट डिस्कस करनी है। अब देखो वो भी आपको पता होने चाहिए। अब देखो इंटेग्रल पॉइंट्स, अब आपको पता है इंटीजर्स कैसे होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या हैं? इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं? इंटेग्रल पॉइंट्स। मतलब फुल नंबर्स, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी। तो अब सपोज कर लो लेट सी बी एनी इंटीजर। हम रियल नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि सिर्फ इंटेग्रल पॉइंट्स पे चेक करो, तो सी बी एनी इंटीजर। अब आपने यहाँ पर फिर से थोड़ा ध्यान से समझना है। अब हमारे फंक्शन की वैल्यू तो एक ही है, देखो, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन में हम हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अब देखो चाहे हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, बट यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखोगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी यहाँ पर जी एक्स लिख लो क्योंकि फंक्शन हमारा जी एक्स दिया हुआ है बुक में। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव। अब फंक्शन की वैल्यू तो हमारी एक ही है, तो वो लिख लो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब हम यहाँ पर एच का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो क्या लिखोगे आप? सी माइनस एच, एक्स को लिखो सी माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच। अब यही मेन बात समझने वाली है। अब देखो यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहा है? c से थोड़े छोटे नंबर को। तो c में से मैंने एक छोटा सा नंबर माइनस कर दिया, तो मेरे पास कौन सा नंबर आ गया? c से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो मैंने सही लिखा। अब यहाँ पर आपको मेन बात समझनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मान लो अब 2 क्या है? इज एन इंटीजर। ये प्लीज़ अपने बहुत ध्यान से समझना। अब 2 क्या है? इंटीजर है, ठीक है। कोई भी आप -2 भी सपोज करते हो, जो मर्जी सपोज कर लो। 2 क्या है? एक इंटीजर है। अब देखो ये 2 है, अब यहाँ पर क्या होगा? 1, और यहाँ पर क्या होगा? 3। ये तो पता ही है कि 2 के बाद 3 आएगा और 2 से पहले 1 ही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 1। ये सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ ये आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब देखो सेम हम ऐसे करेंगे। देखो c क्या है? एक इंटीजर है, तो यहाँ पर आप लिखो c
और यहाँ पर क्या होगा 2 - 1 मतलब c - 1 और यहाँ पर क्या होगा c + 1। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अब देखो 2 - h, अब मान लो 2 - h मैं लिखूँ, 2 - h का मतलब क्या हो गया कि वो यहाँ पर होगा 2 - h, 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर। अब जब भी यहाँ पर कोई भी होगा, अब ये इंटीजर तो पक्का नहीं है क्योंकि 2 में से मैंने कुछ माइनस कर दिया तो वो इंटीजर तो रहा नहीं, तो उसका आंसर कितना आएगा 1। उसका आंसर कितना आएगा 1। मतलब अगर मैं अगर मैं 2 - h को सॉल्व करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि 2 में से मैंने कुछ माइनस किया है तो वो मेरे पास कुछ ऐसा होगा 1.9999 और उसका आंसर कितना आएगा पिछला इंटीजर। ठीक है, अब सेम बात यहाँ पर है। अब देखो c - h कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि मैं अभी h को 0 अप्रोच नहीं करवा सकता क्योंकि पहले मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो c - h यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आप लिख दो c - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा फिर c - 1। ठीक है जी, तो आप लिख दो एक बार, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c - h माइनस, इसका आंसर कितना आ गया c - 1। तो अब 0 अप्रोच करवा दो, अब c - 0 माइनस c + 1, तो ये कट हो गया, तो कितना आंसर आ गया 1। तो आपके सामने ही है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया 1। यही बात मेन समझने वाली थी, वो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाई है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं राइट हैंड लिमिट का सॉल्व करते हैं, वो भी सेम ही आएगी। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे c + gx, और gx का तो हमारा आंसर फिक्स ही है कि उसका आंसर कितना आएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। h का कंसेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर दो, तो h अप्रोचेस टू 0, तो x को क्या लिखूंगा मैं c + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c + h। x किसको अप्रोच कर रहा है c से थोड़े बड़े नंबर को, तो मैंने c में से एक छोटा सा नंबर ऐड कर दिया, तो c से थोड़ा सा बड़ा नंबर ही मेरे पास आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो फिर से वही बात, ये c है, ये c + 1 होगा और ये c - 1 होगा। अब c + h कहाँ पर होगा, यहाँ पर c + h। ठीक है, अब ध्यान से समझना प्लीज़ आपने बात, c + h यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 2 + h, ये आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये क्या है 2 + h, मगर 2 में मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड कर दिया तो वो इंटीजर तो रहा नहीं, तो 2 + h का आंसर कितना आएगा। अब 2 यहाँ पर है 2 + h, तो इसके पिछला इंटीजर कौन सा है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। ये बात आपने समझनी है। देखो 2 + h को मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, मैं लिख देता हूँ 2 + h को मैं लिख सकता हूँ 2.0001। 2 से थोड़ा बड़ा नंबर है तो इससे पिछला इंटीजर कौन आएगा 2। सिमिलरली 2 - h, देखो 2 - h को मैं लिख सकता हूँ 1.99999, तो यहाँ पर लिखा था मैंने, इसके पिछला इंटीजर कौन है 1, तो सेम सही लिखा है मैंने। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब आपके सामने ही है, देखो 2 + h का आंसर कितना आया 2। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो c + h का आंसर कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का कितना आएगा c। ठीक है जी, अब जैसे ही वो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को उससे बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर था c + h माइनस c, तो आप 0 अप्रोच करवा दो, तो c + 0 माइनस c, ये भी कट हो गया, तो कितना आंसर आ गया 0। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास कितना आया था 1, और राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास कितना आया 0, तो ये तो इक्वल नहीं आए, और अगर ये इक्वल नहीं आए देयरफॉर gx = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ डिसकंटिन्यूस, क्योंकि हमने c को एक आर्बिट्ररी इंटीजर माना था, वो किसी पर भी कंटिन्यूस नहीं आ रहा, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दे, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एग्जाम्पल देके अच्छे से समझा पाऊँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx = x² माइनस sin x + 5 इज कंटिन्यूस एट x = pi। तो ये कोई फंक्शन गिवन है हमें। अब फंक्शन देखने थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट बिलीव मी बहुत इजी है। फंक्शन दिया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि वो x = pi पे कंटिन्यूस है या नहीं, मतलब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है जिस पर हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो ये बहुत ईजी है हमारे लिए। और आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड है। देखो fx लिख लो,
एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ ही नहीं करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ एक्स, तो सीधा उस पर चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आपको पता है हम अप्रॉक्सीमेटली एक्स को पाई ही फिल कर लेंगे, साइन पाई प्लस 5। अगर आप यहाँ पर छोड़ना है छोड़ सकते हो, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि साइन पाई मतलब 180 आप लिख लो यहाँ पर। साइन पाई किसके इक्वल होता है, साइन 180, और साइन 180 कितना होता है, 0। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई, सेम पॉइंट पे चेक करते हैं। अब एफ ऑफ पाई फंक्शन में फिल कर दो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब एक्स को एग्जैक्टली पाई फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा फंक्शन में, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। और आपको पता है साइन 180 कितना होता है, 0। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ एक्स और एफ ऑफ पाई, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, मतलब एक्स इज इक्वल टू पाई पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है पहले से ही, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरा फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इन सब में एक बात कॉमन है, सब में साइन और कॉस है। तो यहाँ पर हमें साइन कॉस और कॉस एक्स को प्लस करके दो फंक्शन बनाए गए हैं, यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स को माइनस करके बनाए गए हैं, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बनाया गया। अब तीनों की कंटिन्यूटी चेक करनी है। और अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो उसमें मैंने आपको टॉपिक करवाया था अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हों तो उनकी प्लस भी कंटिन्यूस है, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस है, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस है, और उनकी डिवाइड भी कंटिन्यूस है अगर g नॉट इक्वल टू 0 है तो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम मेनली अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, तीनों पार्ट्स को इकट्ठे ही कर देंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और दूसरी बात प्रूव करेंगे कि कॉस एक्स जो है वो भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। अगर ये फंक्शन दोनों कंटिन्यूस हैं तो वहाँ पर हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को अप्लाई कर देंगे। अगर आपने बेसिक्स के बाद एग्जाम्पल्स वाली वीडियोस भी देखी हैं तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल 17 करवाई थी, जिसमें मैंने आपको प्रूव करवाया था कि साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले देखो आप ऐसा कर लो, एक फंक्शन मान लो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, आप लिख लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पॉइंट तो कोई गिवन नहीं है, हम सभी रियल नंबर्स पर चेक करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि साइन, ये टेबल है, 0 पर भी वैल्यू देता है, 30 पर, 45, 60, 90, बाकी सब पर तो रिपीट होती है, जस्ट माइनस और प्लस का फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो साइन है वो सभी पर डिफाइन है, सिमिलरली कॉस भी हमारा सभी पर डिफाइन है। तो हम यहाँ पर क्या नंबर सपोज करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो हमने सपोज कर लिया। मैंने टेबल आपको क्यों दिखाया है, क्योंकि देखो ना, अगर tan की बात करते हैं, देखो tan 90 क्या है, नॉट डिफाइंड है, tan 90 नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पर लिखते कि c 90 नहीं हो सकता। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारा सभी पर हमारी वैल्यू डिफाइन है, तो दैट मीन्स c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है जी। अगर c कोई भी रियल नंबर और हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स, और आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी साइन एक्स। तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक्स को सी ही फिल कर दो तो कितना आंसर आएगा, साइन सी। ठीक है जी। तो ये तो आ गई आपकी लिमिट की वैल्यू। अब सिमिलरली अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी होगी, साइन सी। तो ये दोनों वैल्यूज़ की आ गई आपस में इक्वल। तो लिख दो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है
देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मतलब साइन एक्स जो है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। अब सिमिलरली जी एक्स मतलब एक फंक्शन सपोज कर लेना है जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मान लो ये भी कोई एक फंक्शन है। अब ये भी हमारा सभी पर डिफाइन है, आपको पता है टेबल में सभी पर डिफाइन है कॉस। अगर सभी पर डिफाइन है तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर, और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और हमारे फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप एक्स को सी ही फिल कर दो तो कितना आंसर आ गया, कॉस सी। अब देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स, तो जी ऑफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस सी। दोनों क्या हैं, इक्वल। तो अब लिख दो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स और जी ऑफ सी दोनों क्या हैं, इक्वल। देयरफॉर जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स is continuous at every real number। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, तो उसके बाद चेक कर लेंगे। अब ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है हमारा और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो इन तीनों पार्ट्स को हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो अब आपके सामने ही आप लिख दो सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शंस एट एवरी रियल नंबर। मतलब अगर हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो अलजबरा ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन देन एफ प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूस। मतलब देन फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस है। और एफ एक्स मतलब क्या है, साइन एक्स, और जी एक्स मतलब क्या है, cos x is also continuous at every real number। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि उन दोनों का प्लस भी क्या होगा, कंटिन्यूस। अब सेकंड पार्ट हमें पूछा था एफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब उनकी माइनस, तो अब लिख दो देन एफ एक्स माइनस जी एक्स। देखो उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस। एफ एक्स माइनस जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस। तो देयरफॉर एफ एक्स मतलब साइन एक्स, जी एक्स मतलब कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस है, तो लिख दो एफ एक्स इंटू जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस। देयरफॉर एफ एक्स मतलब साइन एक्स, जी एक्स मतलब कॉस एक्स is also continuous at every real number। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ अलजबरा ऑफ फंक्शंस प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया, फिर हमने कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया, और जैसे ही वो कंटिन्यूस प्रूव हो गए तो उनकी एडिशन भी कंटिन्यूस होगी। देखो उनकी एडिशन भी कंटिन्यूस होगी,
उनकी सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगी और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 21 को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। So next question 22nd, discuss the continuity of the cosine, cosecant, secant and cotangent फंक्शंस। अब इसमें हमें बेसिकली कॉस, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स को हमने प्रूव कर दिया था कि वो कंटिन्यूस है, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगा के हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अब सिमिलरली हमने एग्जाम्पल 18th भी सॉल्व की थी जिसमें हमने tan x की कंटिन्यूटी को चेक किया था और उसमें भी हमने साइन और कॉस को कंटिन्यूस प्रूव किया और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगा के tan x की कंटिन्यूटी को चेक किया था। अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करेंगे। अब सबसे पहले देखो, आप ये मान लो लेट f(x) इज इक्वल टू साइन x। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर साइन x सभी वैल्यूज़ पर क्या है, डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर। अब मान लो कि c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी। अब हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट अप्रोच करवा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x). अब आपको पता है ये सारा प्रोसीजर हमने सेम लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन एक्स, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। अब अप्रॉक्सीमेटली अब एक्स को सी ही फिल कर दो तो हमारा आंसर कितना आएगा, साइन सी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो एफ ऑफ सी मतलब एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे कितना होगा, साइन सी। आपके सामने ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल। तो आप लिख दो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एंड एफ ऑफ सी, ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। मतलब जो हमारा साइन एक्स फंक्शन है वो हमेशा क्या है, कंटिन्यूस। और ये आपको पहले भी पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी प्रूव किया था और हमने एग्जांपल्स में भी प्रूव किया था कि साइन एक्स क्या है, हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम कॉस एक्स को प्रूव करते हैं। सो अब हम सपोज कर लेते हैं लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी एक फंक्शन है। और आपको पता है कॉस एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर हर एक पर वैल्यू देता है, मतलब हर एक पर डिफाइन है। तो आप ये सपोज कर सकते हो लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू c gx, और हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, cos x। और आप x को अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल कर दो, तो कितना आंसर आएगा, cos c। अब देखो gx की वैल्यू कितनी है, cos x। तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे कितनी होगी, g ऑफ c की वैल्यू cos c। तो ये दोनों सेम आ गए। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू c gx और g ऑफ c, ये दोनों क्या हैं, सेम। सो देयरफॉर gx इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। अब देखो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूव हो चुका है। उन्होंने बोला था चेक द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन मतलब कॉस, तो कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है हर एक रियल नंबर पर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट था उन्होंने बोला था कि कोसेकेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करो। अब देखो, अब आप सपोज कर लो लेट ये सपोज कर लो आप एच एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। अब हमें कोसेकेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। लेट एच एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। अब आपको पता है कि कोसेकेंट किसका रिवर्स होता है, साइन का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब कोसेकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, बट आपको पता होना चाहिए
कि साइन एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो वो हमारा कोसेकेंट फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि साइन एक्स ज़ीरो कब होता है, अगर एक्स की वैल्यू कितनी हो, ज़ीरो। टेबल पे आ जाओ, आपको पता है कि साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो। और अगर इसमें मैं 80 मतलब पाई पर भी साइन क्या होता है, ज़ीरो, प्लस माइनस पाई पर, सिमिलरली प्लस माइनस 2 पाई पर एंड सो ऑन। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब जब भी हमारी x की वैल्यू n पाई होगी तो हमारा साइन x क्या होगा, ज़ीरो। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, और x नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये यहाँ पर हमारी फंक्शन के ऊपर कंडीशन है। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कोसेकेंट x, ठीक है जी। अब देखो कोसेकेंट x को मैंने क्या लिखा है, कोसेकेंट x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ px, और साइन x क्या था हमारा fx। अब px क्या है, वेयर px है इज इक्वल टू 1, मतलब इसको भी मैंने एक फंक्शन का नेम दे दिया। अब आपको पता है सिंस fx इज इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूअस एट every real number and also px is equal to 1, ये क्या है आपको पता है, कांस्टेंट फंक्शन is also continuous at every रियल नंबर। फंक्शन fx भी कंटिन्यूस है और फंक्शन px भी कंटिन्यूस है। और यहाँ पर हम अलजबरा ऑफ फंक्शंस देखो, अगर fx और gx दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो f बाई g इज आल्सो कंटिन्यूस प्रोवाइडेड g नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो देयरफॉर px बाई fx इज आल्सो continuous at every real number provided fx नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और वो हमें पहले ही मेंशन कर दिया कि साइन x कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, या x कभी भी n पाई नहीं हो सकता वेयर n बिलोंग्स टू z। तो मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है अगर fx नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। और ये फंक्शन कौन सा है, कोसेकेंट x। देयरफॉर कोसेकेंट x इज कंटिन्यूस एट every real number except n pi where n belongs to z। और ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, x की वैल्यू अगर n पाई होगी मतलब 0, 1 प्लस माइनस 1 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, तो हमारा साइन x क्या होगा, 0। और अगर साइन x 0 होगा तो हमारा कोसेकेंट फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते। तो इसलिए कोसेकेंट फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर क्या है, कंटिन्यूस एक्सेप्ट n पाई। सो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, मतलब हमें सीकेंट एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करना है। और आपको पता है कि मैं सीकेंट एक्स को लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस एक्स, ठीक है जी। और कॉस एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है। कॉस एक्स ज़ीरो कब होता है, देखो टेबल पे आते हैं। कॉस 90 कितना होता है, 0, और 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2, आपको पता है। 90 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2। अब देखो यानी कि cos x इज इक्वल टू 0 इफ़ x की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। इसको प्लस माइनस पाई बाई 2 लिख लो, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 सो ऑन। इस तरह की सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा कॉस क्या होगा, 0। और अगर हमारा कॉस 0 होगा तो हमारा सीकेंट फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है जी। तो अगर इसको मैं समराइज़ करूँ, देखो ये सभी क्या है 1, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 5, तो ये सभी ऑड नंबर्स हैं, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n + 1
π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जब भी 2n+1 π/2 होगी तो हमारा cos x क्या होगा 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू, मतलब x ये वाली वैल्यू नहीं ले सकता, ये हमारे फंक्शन से बाहर है। ठीक है जी, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सीकेंट x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जिस तरह से हमने कोसीकेंट में किया था, px/gx, cos x को हमने gx सपोज किया था। ठीक है, वेयर, फिर लिख दो आप, वेयर px क्या है इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। तो आप लिख दो सिंस gx इज इक्वल टू cos x इज continuous function at every real number and also px is equal to 1, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस को हमने एग्जांपल्स में प्रूव किया था कि वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस, इज continuous at every real number। अब देखो आपके सामने ही है, px भी कंटिन्यूस है, gx भी कंटिन्यूस है। तो फिर से अलजबरा ऑफ फंक्शंस कि अगर fx दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका डिवाइड भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो आप लिख दो therefore px by gx is also कंटिन्यूस वेयर, आप मेंशन कर दो gx नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 होगा तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो उसकी हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते। सो अगर px/gx कंटिन्यूस है तो देयरफॉर secant x इज आल्सो कंटिन्यूस एट एवरी real number except x is equal to 2n+1 π/2 where n belongs to z। क्योंकि अगर x की वैल्यू 2n+1 π/2 की फॉर्म में होगी तो वहाँ पर हमारा फंक्शन, मतलब cos x की वैल्यू कितनी होगी 0, और वहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करेंगे। तो इसलिए जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन है तो वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, मतलब सीकेंट एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 2n+1 π/2। सो अब नेक्स्ट हमारे लास्ट पार्ट की बात करते हैं, लेट एच एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है जी, और आपको पता है कि कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos x बाय साइन एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइन एक्स 0 होगा तो हमारा कॉट एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। अब साइन 0 कब होता है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 अगर x की वैल्यू होगी 0 ± पाई, मतलब इफ़ x इज इक्वल टू 0 पाई ± पाई ±2 पाई, तो इस तरह की सभी वैल्यूज़ पर हमारा मतलब जो साइन एक्स है वो क्या देगा, 0 वैल्यू। मतलब इसको मैं समराइज़ करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स। ठीक है जी, तो n पाई के लिए साइन एक्स हमारा क्या होगा 0, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो और x नॉट इक्वल टू n पाई। क्यों लिखा है ऐसा, ताकि हमारा साइन एक्स 0 ना बने और हमारा फंक्शन क्या रहे, डिफाइन। अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, आप देखो कॉट एक्स, अब आपको पता है कॉस एक्स को हमने जी एक्स सपोज किया था और साइन एक्स को हमने एफ एक्स। ठीक है, वेयर एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। आप लिख दो सिंस, अभी हमने प्रूव किया जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, बोथ आर continuous at every real number, मतलब दोनों फंक्शन क्या है हमारे, कंटिन्यूस। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
अब आपको पता है कि जी एक्स और एफ एक्स दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस, तो यहाँ पर हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की हेल्प लेंगे। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनकी डिवाइड भी कंटिन्यूस होगी, प्रोवाइडेड जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और तो देयरफॉर जी एक्स बाई एफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस वेयर एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो अगर जी एक्स बाई एफ एक्स कंटिन्यूस है, देयरफॉर कॉट एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। क्योंकि आपको पता है कि जब भी x की वैल्यू n पाई होगी तो sin x क्या होगा, ज़ीरो, और cot x क्या होता है, cos बाई साइन, तो फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जहाँ पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन है वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ही है, हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की हेल्प से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कंटिन्यूटी को चेक कर लिया। साइन एक्स आपको पता है कंटिन्यूस है, कॉस एक्स आपको पता है कंटिन्यूस है, और टेन एक्स हमने एग्जांपल्स में किया था वो भी कंटिन्यूस था विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। सिमिलरली कोसेकेंट एक्स, सिमिलरली सीकेंट एक्स, और अब हमने कॉट एक्स को कर लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की हेल्प से बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। So next question 23rd, find all the points of discontinuity of the function where function fx is equal to sin x by x if x less than 0। मतलब जब भी x की वैल्यू 0 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, sin x by x, एंड x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जब भी x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 1। तो इस तरह से हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है, और इसके हमें सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को ढूंढना है। और ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी काफ़ी सॉल्व किए हैं। अब सबसे पहले देखो नंबर लाइन बना के देखो, देखो ये हमारा फंक्शन है, अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बनाऊं, ये हमारा 0 है, तो 0 से सभी छोटी वैल्यू, आप जितने भी पॉइंट्स सोच सकते हो, सभी जितने भी 0 से छोटी वैल्यू सोच सकते हो, सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। सिमिलरली 0 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है। जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू सोच लो, सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। और एग्जैक्टली 0 पर भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो ये नंबर लाइन इसलिए बनवाइए ताकि आपको केसेस का पता लग सके कि हम केसेस कैसे बनाएंगे। तो हम लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे, और एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला हमने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं। अगर वहाँ पर कंटिन्यूस होगा तो वो कंटिन्यूस लिख देंगे, और जहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा तो वो बता देंगे कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूस। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं कि क्या सपोज करेंगे जब भी x की वैल्यू 0 से कम होगी। तो उससे पहले आप एक नंबर सपोज कर लो, लेट c बी एनी रियल नंबर। मान लो c कोई भी रियल नंबर है। अब केस 1 क्या होगा, जो मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया था कि 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे। तो अब मान लो लेट c लेस देन 0। अब c की वैल्यू 0 से कम है, तो अगर c की वैल्यू कि x की वैल्यू 0 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, sin x बाई x। मतलब हमारे फंक्शन की एक फिक्स वैल्यू है और हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो तो आप लगा दो लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ एक्स। आपको पता है कि आपके फंक्शन की एक सिंगल वैल्यू है, तो वो लिख दो। आप क्या लिखोगे, साइन एक्स बाई एक्स, और हमेशा की तरह हम x को अप्रॉक्सीमेटली c ही लिखेंगे। तो कितना आंसर आएगा, साइन c बाई c। अब देखो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि c लेस देन 0, वो 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी है, साइन c बाय c। अब नेक्स्ट एग्जैक्टली c पे आते हैं। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन x बाय एक्स। तो एफ ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्टली साइन c, जहाँ पर भी x है वहाँ c से वहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो साइन c बाई c। तो क्लियरली ये दोनों इक्वल हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ एक्स,
और एफ ऑफ सी, दोनों का आंसर क्या है? सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम है तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 0। मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। अब केस सेकंड की बात करते हैं। अब देखो केस सेकंड कैसे डिस्कस करेंगे, ये देखो लेस देन 0 के चेक कर लिया हमने, अब हम ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे। ठीक है जी, तो लिख लो लेट c ग्रेटर देन 0। और जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे पास फंक्शन का आंसर कितना है? x प्लस 1। ये लिखो x ग्रेटर देन 0 x प्लस 1। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर भी फिक्स हो गया, सिंगल वैल्यूड है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लिख दो x अप्रोचेज टू c एफ एक्स। सो लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1। तो अप्रॉक्सीमेटली x को हम c ही फिल करेंगे, तो कितना आंसर आ गया? c प्लस 1। अब f ऑफ c, देखो एफ एक्स का आंसर कितना है? x प्लस 1, तो f ऑफ c का कितना होगा? c प्लस 1। तो दोनों वैल्यूज़ की आ गई सेम, तो आप लिख दो कि लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ एक्स एंड f ऑफ c, ये दोनों क्या हैं? इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 0। अब देखो आपके सामने ही है, लेस देन 0 के लिए भी हमारा फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस हो गया। अब हम एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे। ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे केस थर्ड, जब c की वैल्यू या x की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली 0 पर। और आपको पता है जब भी x की वैल्यू 0 होती है तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, मतलब हमारा फंक्शन 0 पर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। लेस देन 0 के लिए और वैल्यू है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है? डबल वैल्यूड, मतलब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं LHL। तो लिमिट x अप्रोचेज टू क्या लिखेंगे? c मतलब 0 मतलब 0 नेगेटिव एफ एक्स। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। अब आपको पता है कि x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 से थोड़े छोटे नंबर को। और जब भी x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है? साइन x बाई एक्स। तो यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 क्या लिखेंगे? जहाँ पर भी x है 0 माइनस h, नीचे भी लिख दो 0 माइनस h। ठीक है जी, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ माइनस h बाय माइनस h। ठीक है जी, आप चाहो तो इस माइनस को आप बाहर भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ये आपको पता है कि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो दैट मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस साइन थीटा। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो अगर आप h को यहाँ पर 0 अप्रोच करवाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? साइन 0 कितना होता है? 0। h कितना है? 0। और जो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी, और वो क्या होती है मैथ्स में? नॉट डिफाइंड। अगर आपको याद होगा कंटिन्यूटी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको लिमिट्स का कंसेप्ट अच्छे से समझाया था, और ये भी बताया था कि लिमिट का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? 0 बाई 0 फॉर्म को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x बाई एक्स, उसका आंसर एग्जैक्टली कितना होता है? 1। तो ये आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि साइन x बाई एक्स, और x किसको अप्रोच करे? 0 को, तो उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 1। तो हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो साइन h बाई एच, h किसको अप्रोच कर रहा है? 0, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब देखो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस का क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 से थोड़े बड़े नंबर को। और जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे पास कितना आंसर आता है? x प्लस 1।
ठीक है जी। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, तो x को क्या लिखेंगे हम 0 प्लस h प्लस 1। देख लो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े बड़े नंबर को, तो मैंने 0 प्लस h लिखा x को। अब x यहाँ पर किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को, तो 0 से मैंने कुछ नंबर माइनस कर दिया, तो मेरे पास 0 से छोटा नंबर आ गया। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा, तो अप्रोच करवा दो 0 प्लस 0 प्लस 1। तो यहाँ पर भी कितना आंसर आ गया हमारे पास 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम, मतलब 1 आ रहा है। तो हम एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 0, और जब भी x की वैल्यू 0 की इक्वल है, x के इक्वल है 0, तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, x प्लस 1। तो अब f ऑफ 0 मतलब 0 प्लस 1, तो कितना आंसर आ गया 1। तो क्लियरली मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 नेगेटिव fx, और राइट हैंड लिमिट हमारी और f ऑफ 0, तीनों के आगे सेम। और अगर ये तीनों सेम आगे, therefore f is continuous at c is equal to 0। तो अब आपके सामने है हमारा फंक्शन 0 से सभी छोटी वैल्यूज़ के लिए भी कंटिन्यूस है, 0 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी कंटिन्यूस है, और एग्जैक्टली 0 पर भी कंटिन्यूस है। तो अब लिख दो therefore there is no point of discontinuity of this given फंक्शन। उन्होंने हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स ढूंढने को कहा था, और यहाँ पर हमारा फंक्शन सभी जगह क्या है, कंटिन्यूस। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन है, अगर यहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, और अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, 0। मतलब फंक्शन भी कौन सी वैल्यू दे रहा है, 0 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब ये जो हमें फंक्शन गिवन है, इसको हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, जितने भी कंटिन्यूटी में मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब सभी क्वेश्चंस लेस देन और ग्रेटर देन में डिफाइन होते हैं। मतलब जब जितने भी फंक्शंस हमने किए हैं वो सभी लेस देन और ग्रेटर देन में डिफाइन होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं कि नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है जी। अब मेनली हमें ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन से केसेस को डिस्कस करना है। अब देखो नंबर लाइन पे आते हैं फिर से। अब देखो ये 0 है, अब 0 पे भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ठीक है। अब मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए अलग वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं ये वाली वैल्यू लूँ, ये वाले सभी नंबर्स क्या हैं, 0 से छोटे, मतलब 0 नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन है x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ठीक है। अब ये वाले कौन से नंबर हैं, 0 से सभी बड़े, 0 तो नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, और एग्जैक्टली 0 पर तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है, और इस तरह से हम केसेस को डिस्कस करेंगे। मतलब हमारा फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़ पर डिफाइन है। तो सबसे पहले आप सपोज कर लो, लेट C बी एनी रियल नंबर। आप मान लो कि C कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो केस 1, जैसा कि मैंने आपको नंबर लाइन पे समझाया कि केस 1 क्या होगा, लेट C लेस देन 0। मतलब हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कि C से 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है सबके लिए चेक करेंगे। ठीक है जी। अब आपको पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब 0 नहीं है, तो फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन है, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ठीक है जी। अब आपके सामने है फंक्शन हमारा फिक्स हो गया, मतलब हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो अपर लिमिट अप्रोच करवा दो, लिमिट x अप्रोचेज टू c fx, लिमिट x अप्रोचेज टू c, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो अब अप्रॉक्सीमेटली x को c ही फिल कर दो, तो कितना आंसर आएगा, c स्क्वायर
साइन 1/c। अब फिर से वही बात जो हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर देखो अगर c 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पर c 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि c क्या है, 0 से हमेशा कम, मतलब 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारी लिमिट की वैल्यू है। अब देखो fx की वैल्यू कितनी है, x² साइन 1/x। तो f ऑफ c मतलब सेम पॉइंट पे क्या वैल्यू आ गई, c², x को c से रिप्लेस कर दो, साइन 1/c। तो क्लियरली दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c fx और f ऑफ c, दोनों का आंसर क्या है, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम है, देयरफॉर fx इज, जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट c लेस देन 0, मतलब 0 से सभी छोटे नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। अब देखो केस सेकंड, लेट c ग्रेटर देन 0। देखो नंबर लाइन पे मैंने क्या बोला था, हमने ये चेक कर लिया। अब ये चेक करेंगे कि 0 से सभी बड़े नंबर्स जितने भी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर x 0 से बड़ा है, मतलब 0 नहीं है, तो वहाँ पर भी हमारा जो फंक्शन है वो सेम वैल्यू देगा। आपने बस ये वाला जो केस है वो रिपीट ही करना है, ठीक है जी। तो फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c fx, तो लिमिट x अप्रोचेज टू c, आपको पता है आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x² साइन 1/x। तो आप अप्रॉक्सीमेटली x को c ही फिल कर दो, तो c² इंटू साइन 1/c, ठीक है जी। अब देखो fx की वैल्यू अगेन कितनी है, x² साइन 1/x। तो अब एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे भी चेक कर लो तो कितना आएगा, c² साइन 1/c। तो दोनों क्या है, सेम। तो लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c fx एंड f ऑफ c, ये दोनों क्या हैं, सेम। और अगर ये दोनों सेम है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपने केस थर्ड की बात करते हैं। हमने देखो लेट c इज इक्वल टू 0। देखो हमने नंबर लाइन पे आते हैं, लेस देन 0 के लिए भी चेक कर लिया, ग्रेटर देन 0 के लिए भी चेक कर लिया, अब एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे। और आपको पता है कि एग्जैक्टली 0 पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। देखो x² साइन 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड। और अगर हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेज टू c मतलब 0 नेगेटिव। अब आपको पता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव का क्या मतलब है कि x 0 से थोड़े छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 से थोड़ा छोटा है, 0 नहीं है। 0 से छोटे का मतलब क्या होता है कि वो 0 तो नहीं हो सकता। और अगर हमारा x 0 नहीं हो सकता तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, x² साइन 1/x। तो आप यहाँ पर h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। तो x को क्या लिखोगे आप, 0 माइनस h, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। फिर साइन है, साइन लिख दिया मैंने, 1 है 1 लिख दिया, बाय x को क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। तो जहाँ पर भी हमारा x था वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसको h से रिप्लेस कर दिया। x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को, तो मैंने 0 में से एक छोटा सा नंबर माइनस से किया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ऐसा करो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, अब माइनस h का स्क्वायर कितना होगा, h² साइन 1/-h। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा वो कितना होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब क्या होता है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, मतलब माइनस। तो इसलिए ये जो माइनस है ये आप बाहर निकाल सकते हो। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, साइन 1/h, ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। आपको पता है कि h अप्रोचेज टू 0 का क्या मतलब है कि h 0 के बहुत पास है, 0 नहीं है।
ठीक है जी। बट लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली h को 0 ही फिल करते हैं, और अगर हम यहाँ पर h को 0 फिल करेंगे तो ये 1/0 क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसको फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। अब देखो आपको पता है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ sin 1/h, ठीक है जी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे आते हैं। अब आप मेरे को बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री में की साइन की वैल्यूज़ है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आप बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो होगी 1। जी चेक कर लो, 1/2 भी 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, 1। मतलब साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 1। अब आपको ये भी पता होगा कि साइन 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट्स में साइन नेगेटिव होता है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1, और अगर इसके आगे माइनस लग जाएगा तो ये सबसे छोटी वैल्यू बन जाएगी, तो -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, -1 और 1 भी हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1, और छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी है, -1। अब देखो मैं कोशिश क्या करूँगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो फंक्शन है देखो sin 1/h × h², मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा, और उसको बनाने के लिए अब यहाँ पर h² है, यहाँ पर h² नहीं है, तो इस सारी टर्म को मैं h² से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर आप -1 को h² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -h² sin 1/h h², ठीक है जी। अब देखो मैंने पूरी स्टेटमेंट को h² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब कौन सी कमी है हमारे फंक्शन में, अब देखो यहाँ पर कितना है, माइनस, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर भी सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इससे हमारी फंक्शन की वैल्यू को ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यहाँ पर अप्लाई कर दूँ। देखो सभी पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -h², लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h² sin 1/h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h²। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये जो फंक्शन है ये बीच में बन सके, और हमारा जो फंक्शन है वो बीच में बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो है लिमिट वो 0 अप्रोच करवा देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा। अब इसमें 0 फिल करोगे, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। तो यहाँ पर मैं इसको वैसे लिखूँगा क्योंकि मुझे इसी फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली निकालनी है, और यहाँ पर भी अगर आप 0 अप्रोच करवाओगे तो कितना आंसर आएगा, 0। अब देखो आपके सामने ही है हमारा जो फंक्शन था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h² sin 1/h। अब यहाँ पर भी 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आ रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है देखो इसको अगर मैं पढ़ के देखूँ क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से छोटा है या उसके इक्वल है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो, 0। देखो ये फंक्शन 0 से बड़ा या उसके इक्वल है, 0 से छोटा या उसके इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ से देखो इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो फंक्शन है हमारा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 0। तो जिसका हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, मतलब नॉट डिफाइंड बन रहा था, तो मैंने आपको समझा दिया कि उसका आंसर 0 कैसे आएगा। तो इस तरह से अब देखो माइनस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सीधा लिख सकते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप एग्ज़ाम में प्रूव करना है, कर सकते हो, छोड़ना है छोड़ भी सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मतलब कितनी आएगी जब हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, ठीक है जी। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े बड़े नंबर को, मतलब x 0 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है, तो दैट मीन्स तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x² sin 1/x। तो यहाँ पर आप
एच का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो। अब देखो एक्स को मैं कैसे रिप्लेस करूँगा, 0 प्लस एच स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच। जहाँ पर भी x था वहाँ पर मैंने 0 प्लस एच लिख लिया। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े बड़े नंबर को, तो मैंने 0 में थोड़ा सा बड़ा नंबर ऐड किया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ कितना आएगा, एच स्क्वायर साइन 1/h। अब देख लो आपके सामने ही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ गई, एच स्क्वायर साइन 1/h, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी, एच स्क्वायर साइन 1/h। दोनों सेम थी, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। और आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, 0। और 0 को माइनस या प्लस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और इसका आंसर 0 कैसे आएगा इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही दे दी है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसा फंक्शन आएगा कि एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 है, तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं कितना, 0। अब देखो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर कितना आ गया, 0। मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। दैट मीन्स हम एग्जैक्टली 0 पर भी चेक करेंगे। ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे। और आपको पता है कि एग्जैक्टली 0 पर ये आपका फंक्शन है। फंक्शन कैसे डिफाइन है, 0। मतलब अगर आप 0 फिल करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें आप जो मर्जी नंबर वैल्यू फिल करोगे आंसर कितना आएगा, 0। तो क्लियरली आपके सामने हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, और राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस fx और f ऑफ 0, तीनों के आगे सेम। और अगर ये तीनों सेम है तो therefore fx is continuous at x is equal to 0। मतलब 0 पर भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब आपके सामने ही है, ये फंक्शन 0 से छोटे नंबर के लिए भी कंटिन्यूस था, 0 से बड़े नंबर के लिए भी कंटिन्यूस था, और एग्जैक्टली 0 पर भी कंटिन्यूस है। तो हम लिख सकते हैं therefore fx is continuous at एवरी रियल नंबर। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस। So next question 25th, examine the continuity of the function f where f is defined by fx is equal to sin x minus cos x if x not equal to 0 minus 1 if x is equal to 0। मतलब हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है कि अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो sin x माइनस cos x, और अगर x 0 के इक्वल है तो -1। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब ये जो फंक्शन है इसकी हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब आपको पता है कि कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इसमें हमें केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा, और केसेस को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। अब ये हमारा फंक्शन है। अब देखो x अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू लूँ, जितनी मर्जी वैल्यू लूँ 0 से छोटी, उन सभी के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, sin x माइनस cos x। क्योंकि अगर x 0 नहीं है तो उन सभी के लिए हमारी वैल्यू कितनी है, sin x माइनस cos x। सिमिलरली अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू लूँ तो कितना आंसर आएगा, sin x माइनस cos x, क्योंकि हमारा फंक्शन ऐसे ही डिफाइन है कि 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 0 नहीं है तो उन पर भी क्या आंसर आएगा, sin x माइनस cos x। अब सिमिलरली एग्जैक्टली 0 पर कितना आंसर आएगा, -1। तो मतलब हमारा फंक्शन जो है वो सभी रियल नंबर्स पर क्या है, डिफाइन है। तो अब क्या करो, लेट c बी एनी रियल नंबर। आप मान लो कि c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो केस 1। अब सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। सो लेट c लेस देन 0, मतलब जब भी x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब जितनी मर्जी कम सोच सकते हो आप, उन सभी पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, sin x माइनस cos x। देखो c क्या है, 0 से कम, मतलब वो 0 नहीं है, तो वहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, sin x माइनस cos x। अब आपके सामने है हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड, हमारे फंक्शन की वैल्यू फिक्स होगी, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लिमिट अप्रोच करवा दो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, sin x माइनस cos x, और आप x को अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल कर दो, मतलब sin c माइनस cos c। तो ये हमारी क्या लिमिट की वैल्यू। अब देखो fx की वैल्यू कितनी है, sin x माइनस
कॉस एक्स। तो एफ ऑफ सी उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन सी, मतलब जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर सी लिख दो आप। तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम। तो आप लिख दो कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स और एफ ऑफ सी, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। और अगर ये दोनों सेम है देयरफॉर एफ एक्स इज़, ये जो हमारा फंक्शन है, इज़ कंटिन्यूअस एट सी लेस देन 0। मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। अब आपको पता है c ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए। और आपको पता है कि आपका फंक्शन कैसे डिफाइन है, 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पर फिक्स हो गया, सिंगल वैल्यूड हो गया। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब अप्रॉक्सीमेटली एक्स को सी ही फिल कर दो तो कितना आंसर आएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। तो ये तो आ गई हमारी लिमिट की वैल्यू। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ सी की कितनी होगी, जहाँ पर भी एक्स है सी लिख दो, साइन सी माइनस कॉस सी। तो क्लियरली आपके सामने है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स और एफ ऑफ सी, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब केस थर्ड क्या होगा, देखो लेस देन 0 के लिए हमने चेक कर लिया, ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लिया, एग्जैक्टली 0 पर। ठीक है जी, लेट सी इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि आपका फंक्शन 0 पर ब्रेक हो रहा है। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि x 0 से छोटा है, मतलब x 0 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो। साइन x को क्या लिखोगे आप, 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। ठीक है जी, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, क्योंकि देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को। तो मैंने 0 में से एक नंबर, छोटा सा नंबर माइनस किया, तो मेरे पास 0 से छोटा नंबर ही आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो ये कितना रह गया, साइन ऑफ माइनस h कॉस ऑफ माइनस h। तो आप 0 अप्रोच करवा दो, कितना आएगा, साइन ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 0। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे साइन 0 कितना होता है, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो कितना आंसर आएगा, 0 माइनस 1, दैट मीन्स -1। तो ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 प्लस एफ एक्स, इसका क्या मतलब है कि x 0 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है। और जब भी x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, तो x को आप क्या लिखोगे, 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े बड़े नंबर को। तो मैंने 0 में थोड़ा सा बड़ा नंबर ऐड कर दिया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h माइनस कॉस h। और अगर आप अप्रोच करवाओगे तो कितना आएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। और मैंने आपको अभी भी बताया था कि साइन 0 कितना होता है, 0, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अब आपके सामने है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो एट x इज इक्वल टू 0, इस पे चेक करते हैं। अब आपको पता है कि जब भी x 0 के इक्वल है, हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है जी, दैट मीन्स
देखो अगर मैं यहाँ पर 0 फिल करूँगा तो उसका आंसर कितना आएगा -1, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का आंसर हमेशा सेम ही आएगा, कितना, -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली 0 पर तीनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब आपके सामने ही है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0), तीनों का आंसर कितना आ रहा है, -1, मतलब सेम आ रहा है। और अगर तीनों का आंसर सेम आ रहा है, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली 0 पर भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब देखो लेस देन 0 के लिए भी हमारा फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस, ग्रेटर देन 0 के लिए भी क्या था, कंटिन्यूस, और एग्जैक्टली 0 पर भी क्या आ रहा है, कंटिन्यूस। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर।